हेलो एवरीवन, मैं रागिनी शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। आज एक रिकमेंडेड वीडियो के साथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों? देखो, अगर हम पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर कंट्री पे कभी ना कभी किसी ना किसी और कंट्री ने होल्ड किया है, या वहाँ की जो पीपल्स थे वो अपने मोनार्की सिस्टम से समझ नहीं आए। जैसे कि हम देखते हैं प्लेटो है, अरस्तु है, इन्होंने किंगडम की अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। और किसी ऐसे फिलोसफर ने ये भी बोला है कि अगर किसी प्रजा को बेकार राजा मिलता है तो ये भी उसके कर्मों की सजा है। तो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि 18th सेंचुरी के लास्ट में हुआ था। क्यों और कैसे हुआ था, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कहीं किसी राजा के किंगडम के लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने राजा से। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ था। र्यूमर क्या था? र्यूमर ने ही जो लोग अगेंस्ट गए वो र्यूमर की वजह से गए, लेकिन लोगों के अनसेटिस्फाइड होने का जो प्रोसेस था वो एक लंबा चलता आ रहा था। जनता सड़क पे तब आती है जब वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान को फुलफिल नहीं कर पाती। तो कुछ ऐसा ही हुआ था फ्रांस में भी। तो अब हम अगर चैप्टर में जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि 14 जुलाई 1789 में पेरिस के लोग इकट्ठा हो गए। कहाँ पर? सिटी के हॉल में। वहां पर उन्होंने क्या किया? 7,000 मैन और वुमेन्स ने पीपल मिलिटिया क्रिएट कर लिया। अब क्यों किया? 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में लोगों ने देखा कि सिटी के अंदर जो किंग के ट्रॉप्स हैं या ये कहें नाइट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। दे स्कैर्ड एंड द र्यूमर स्प्रेड दैट कि किंग ने ऑर्डर दिया है उन लोगों पर ओपन फायर करने का, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो सारे सिटी हॉल में इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने क्रिएट किया क्या? पीपल्स मिलिटिया। ठीक है, अब पीपल्स मिलिटिया इकट्ठा तो हो गया, उन्हें फाइट किससे करनी थी? किंग की आर्मी से। तो क्या चाहिए था? आर्म्स, यानी शस्त्र, औजार। अब एक कॉमन पीपल के पास आर्म्स का होना इम्पॉसिबल है, तो उन लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो उन्होंने क्या करा? अब भाई आर्म्स कहाँ से मिलेंगे? राजा के महल में। तो एक जगह ऐसी थी जिसको बोलते हैं बेस्टल। ये क्या था? ये फोर्ट था जिसे बाद में एक प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो कॉमन पीपल ने यहाँ पर अटैक किया फॉर द सर्च ऑफ आर्मामेंट, है ना, आर्म्स के की तलाश में यहाँ पर उन लोगों ने अटैक किया। जब इन्होंने अटैक किया, दे फाउंड 7 प्रिजनर विच आर द कॉमन पीपल, दे मेक देम फ्री। उन्हें क्या मिले? वहां पे 7 आदमी, जो उनमें से ही कुछ थे जिनको अरेस्ट किया था, उन लोगों ने उन्हें फ्री करवा दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? वहां का जो कमांडर था उसको मार दिया। अब ऐसा हुआ क्यों था? तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली का था, वो 20 साल की एज में वहां का किंग बन गया। अब उसके फॉरी फादर्स लंबे टाइम से बैटल्स को फेस करते आ रहे थे। भाई किंग किसी ना किसी से फाइट तो करेगा। अब ये कम एज में किंग बना, लेकिन था क्या? एम्प्टी ट्रेजर, इसके पास कोई खजाना ही नहीं था। अच्छा, इसने क्या करा? अपने जो सिटी के फ्रेंड्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए इसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम गेन करने में मदद की। तो जो ट्रेजर था वो और भी खत्म हो गया। ठीक है, अब अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना डेली बेसिस की, अपनी स्टेट को मेंटेन करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो गई। तो इसने क्या करा? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। टैक्स इतना ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया कि जो डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें यानी जो ब्रेड थी वो भी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 में लोग इकट्ठा हो गए और किंग के अगेंस्ट चले गए। देन लुई 16 के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेप्थ में जाते हैं तो हम पूरे की स्टडी करें तो सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन उन इश्यूज का रीज़न क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो उसका रीज़न हमें पता चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक,
क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, तो सबसे पहले वहां पे हम देखते हैं कि फ्रांस में क्या सिस्टम था। तो फ्रांस में जो रूलिंग का सिस्टम था दैट इज फ्यूडल सोसाइटी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी दैट इज फ्यूडल सोसाइटी। अब फ्यूडल सोसाइटी का मीनिंग क्या है? फ्यूडल सोसाइटी का मीनिंग है वो सोसाइटी जिसमें मोनार्की टाइप के ही सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। उसमें दे गेट प्रिविलेजेस बाय देयर बर्थ एंड दे हैव चॉइसेस एंड राइट्स अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज। इसमें क्या होता है, जैसे आप मान लो एक राजा है, राजा ने अपने मंत्री रखे, मंत्री के अंडर में लोग रखे, उन लोगों के अंदर और एक क्लास चली गई, फिर वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं, किंग कुछ नहीं कर रहा लेकिन उस तक जो है एक हैवी अमाउंट अर्न कर रहा है वो। तो ये था फ्यूडल सिस्टम जो कि फ्रांस में रन कर रहा था। अब अगर हम फ्रांस की पॉपुलेशन की तरफ देखते हैं तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वास्ट थी, लेकिन उसका मैक्सिमम परसेंट पुअर क्लास में आता था। तो अगर हम वहाँ की क्लासिफिकेशन को देखते हैं सोसाइटी के, तो हमें वहाँ पे 3 स्टेट्स देखने को मिलती हैं, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है। याद रखिए, जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो बुक को साथ में लेके देखिए, पेन लीजिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए, जिससे चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो अगर हम सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो 3 स्टेट्स थे। फर्स्ट स्टेज में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी वाला जो सेक्शन है ये वो थे जिन्हें अपने बर्थ के हिसाब से ही स्पेशल पावर मिल जाती थी। अगर हम देखें तो ये कौन है, आप क्लर्जी ग्रुप को ऐसे ही समझिए जैसे कि हमारे यहाँ पुरोहित या ब्राह्मण्स है ना। पुरोहित या ब्राह्मण्स क्या होता है कि ब्राह्मण के परिवार में जो बर्थ ले लेगा वो ब्राह्मण ही हो गया, है ना। ब्राह्मण की फैमिली में जो आ गया वो ब्राह्मण ही हो गया। तो क्लर्जी वो ही ग्रुप था। देखो, एंशियंट टाइम अगर इंडिया में है या किसी और कंट्री में है तो कहीं ना कहीं रिलीजन को इतनी वैल्यू दे दी गई। ऐसा कहा जाता है उस टाइम पर लोग इतना रिलीजन में ब्लाइंड फेथ रखते थे कि चर्च का पादरी ये कहता था कि मैं आपके लिए स्वर्ग की टिकट तक बुक रख सकता हूँ, है ना। तो सोचो कितना ब्लाइंड ट्रस्ट था चर्च का। बिना चर्च के इन्वॉल्वमेंट के राजा भी अपना कोई डिसीजन नहीं लेता था। चर्च का इतना ज्यादा रोल था, लोग इतने ज्यादा इफेक्टेड थे इस चीज से, ठीक है। दूसरा आता था नोबिलिटी। नोबिलिटी क्या था? नोबिलिटी वाले यानी कि सेकंड स्टेट में आते थे किंग और उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स, यानी वो लोग जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे किससे? किंग से और उसकी फैमिली के। आफ्टर दैट थर्ड स्टेट। ये जो थर्ड स्टेट थी ये वर्किंग स्टेट थी। इसमें भी आपने देखा बोर्ड पे मैंने 3 क्लासेस लिख रखी हैं। पहले वो हैं जो बिजनेसमैन और ऑफिशियल्स थे, दूसरे थे पीजेंट्स और लेबर, इसके बाद ये वर्कर क्लास आ जाती थी या सर्वेंट क्लास आ जाती थी। अगर हम थर्ड क्लास की स्टडी करते हैं तो थर्ड स्टेट या थर्ड क्लास वो थी जिसके अंदर ग्रुपिंग्स थी। इसमें भी बहुत ज़्यादा रिचर पर्सन और बहुत ज़्यादा पुअरर पर्सन थे। ये वाला जो सेक्शन था राउंड ऑफ पॉपुलेशन के 90% फॉर्म को कवर करता था। तो 90% जो है वो वर्क कर रहा है, वो अर्निंग कर रहा है। ये जो 10% है वो इनके लेबर को एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो वर्क कौन कर रहा है? थर्ड स्टेट उसके फ्रूटफुल को एंजॉय कर रहा है, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट। अब इसमें कौन आ गए? फर्स्ट स्टेट में आ गए क्लर्जी, enjoying the power by birth. सेकंड स्टेट नोबिलिटी, किंग एंड इट्स फैमिली, ठीक है। अब अगर हम वहां की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो वहां के लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 2 ही चीजों से हुई। एक, वो जब उनके पास शॉर्टेज आ गई फूड की, उसका रीजन क्या था कि मैक्सिमम जो फार्मर्स थे बेड प्रोडक्शन की वजह से, हेल स्टॉर्म और ड्रॉट की वजह से मूव कर गए वर्किंग क्लास में। तो जो फूड ग्रेन्स का था वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया था, प्लस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। फूड की जितनी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए थी, फूड ग्रेन्स उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जो इस प्रॉब्लम के साथ जो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो जो 3 तरीके का टैक्स जो पे करते थे, दे पे 3 टाइप्स ऑफ टैक्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला था तिथे। ये क्या था? अ टैक्स लिव्ड बाय द चर्च। इसमें क्या था? ये वो टैक्स था जो आपको चर्च को देना ही देना था।
आप इस चीज को ऐसे समझो कि अगर कोई हमारे ऊपर अभी ये रूल लगा दे कि भाई आपको अपनी इनकम का ये पार्ट डोनेट करना ही करना है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। अपनी अर्निंग का एक पार्ट आपको डोनेट करना ही करना है। तो जिसके पास एक्सिस में है वो डोनेट कर सकता है, लेकिन जो हैंड टू माउथ ही अर्न कर रहा है वो कैसे डोनेट करेगा। प्लस जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का है उसका 1/10 पार्ट भी आपको देना है। किसको देना है? चर्च को देना है। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से ये लोग एग्रेसिव हो गए। दूसरा क्या है? टेले। ये क्या है? टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। ये कौन सा टैक्स है? ये टैक्स वो है जो स्टेट गवर्नमेंट उन पर लगाती थी, जो उन्हें पे करना ही पड़ता था। ये दोनों टैक्स कैसे हैं? ये डायरेक्ट टैक्स हैं जो उन्हें देने ही देने। तीसरा हो जाता था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कॉमन सर्विसेज पे लगाते थे। ये कॉमन टैक्स था। तो कहीं ना कहीं लोगों के एग्रेसिव होने का बहुत बड़ा रीजन उनके इकोनॉमिक क्राइसिस का था, और वो जो था वो किसकी वजह से था? उसका जो मेन रीजन था वो टैक्स ही था। तो देखेंगे आपको जो नेक्स्ट हेडिंग बुक में मिलती है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव मीन्स रहने के लिए, जीने के लिए। यानी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। क्या रीजंस थे? पहला रीजन जो हमें देखने को मिलता है, पॉपुलेशन रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 टिल 1789। यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पीजेंट्स कितने थे? 90%। लैंड नहीं थी उनके पास, ठीक। अब उसके बाद पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई, यानी वो लैंड जिसको फुलफिल करनी थी सबकी फूड की रिक्वायरमेंट को, वो ओवरबर्डन्ड हो गई। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर गई, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई किसकी? फूड ग्रेन्स की। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज नॉट प्रॉपर नहीं हो पाया। रीजन क्या था? कि भाई अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो फार्मर था वो वर्किंग क्लास में चला गया, वो एज अ वर्कर वर्क करने लगा, क्योंकि वहां पर उन्हें पता था कि व्हेन दे डू वर्क दे गॉट वेजेस, दे गॉट लेबर फॉर देयर वर्क, है ना। तो उन्हें अपने काम की क्या मिल जाएगी? मजदूरी मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने वर्क करना प्रिफर किया बजाय एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जितना भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करेंगे उसका 1/10 प्रोडक्शन तो उन्हें देना ही पड़ेगा। आपकी बुक में जो पिक्चर है उसमें भी क्लियर है ना, कि अपने प्रोडक्शन का उन्हें कुछ पार्ट देना पड़ता था। ये उनके लिए क्या था? ये उनके लिए एक टिपिकल कंडीशन थी। तो वो टैक्स प्रिफर करते थे बजाय इसके प्रोडक्शन को देने के। अब उसका रीजन क्या रहा कि उन्होंने फार्मिंग को छोड़ दिया? तो बेड हार्वेस्ट। अब बेड हार्वेस्ट का रीजन क्या हो गया? ड्रॉट हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि पहले से ही बर्बाद थे और बर्बाद हो गए, प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम आ गई। तो यही रीजंस थे जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों को अपने सर्वाइव करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। अब आप जब एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? वो एक्सट्रीम सिचुएशन, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवहुड आर इंडेंजर्ड। यानी जहां पर अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है। तो यही रीज़न था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सब्सिस्टेंस क्राइसिस आर द बेसिक रीज़न और द मेन रीज़न टू स्टार्टिंग रेवोल्यूशन इन द फ्रांस। अब आपसे मैं ये कहूँगी, आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता तो कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।